हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियोज में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। दोस्तों चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि 2024 की न्यू एडिशन है, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करें। दोस्तों सवाल आज की क्लास का है कि रूपांतरित सेल की उत्पत्ति, विशेषताएं व प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो भी रूपांतरित सेल यानी कि पत्थर की बात करते हैं, सेल का अर्थ होता है पत्थर, पत्थरों में रूपांतरित, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पर्वतों की, रूपांतरित पर्वत की उत्पत्ति, रूपांतरित सेल की उत्पत्ति की विशेषता और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सेल क्या है, परतदार सेल के प्रकारों एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चट्टान क्या है, चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। दोस्तों सवाल सेम है लेकिन पूछने का जो तरीका है, दोस्तों रूपांतरित सेल कहो या फिर चट्टान कहो, रूपांतरित सेल क्या है या फिर रूपांतरित सेल की उत्पत्ति कैसे हुई या फिर चट्टान क्या है, इसका आंसर सेम होगा। दोस्तों सवाल को समझने लायक सवाल बनता है, सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं कि रूपांतरित सेल की उत्पत्ति कहां से हुई, रूपांतरित सेलों की विशेषताएं क्या क्या है और रूपांतरित सेलों के प्रकार क्या क्या है। दोस्तों जितना इसमें पूछा गया है वही आपको लिखना है, एक्स्ट्रा रामायण नहीं लिखनी है। पहले तो आपको यह बात लिखनी है कि रूपांतरित सेल की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई या फिर चट्टानें क्या है, इस पर आपको लिखना है। चलिएगा देखते हैं हम। दोस्तों सेल वे निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। दोस्तों सेल वे निर्माणकारी पदार्थ होते हैं जिनसे हमारी पृथ्वी बनी हुई है। हमारी पृथ्वी की रचना उनके सेलों से, सेलों की स्थिति, व्यवहार से, उस पर होने वाली क्रियाओं से हुई है। दोस्तों अगर हम भूवैज्ञानिक भाषा में सेल को परिभाषित करने जाएं तो दोस्तों बहुत ही बड़ी परिभाषा हो जाती है, क्योंकि भूवैज्ञानिक भाषा के विचार से बर्फ होता है, बर्फ और जल होता है, ये दोनों एक प्रकार के सेल है। दोस्तों जब बर्फ होता है तो वो एक कठोर होता है, ठीक है, और बर्फ के पिघलने के बाद में वो जल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जैसे इसको हम ठंडा करते हैं तो ये वापस जल है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भूवैज्ञानिक भाषा में सेल समझा जाता है, किसको, बर्फ और जल को सेल समझा जाता है। मिट्टी या अवसाद इस कारण से सेल कहे जा सकते हैं। दोस्तों जो भूवैज्ञानिक भाषा है इसमें मिट्टी और जल को, मिट्टी और अवसाद को भी क्या, सेल समझा जाता है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है वो ठोस पदार्थों के सहित रूप से मिलकर बनी होती है। आपके सेल समझने की एक परिभाषा आ रही है, देखिए साधारण रूप से सेल अथवा चट्टान की सरल परिभाषा इस प्रकार है। चट्टान अपनी भौतिक स्थिति में वह पिंड है। दोस्तों चट्टान वो चट्टान होती है, चट्टान वो अपनी भौतिक स्थिति में, वो अपनी वास्तविक स्थिति में वह पिंड होता है जिसके द्वारा धरातल की ठोस प्रॉपर्टी बनी होती है। दोस्तों जिसके द्वारा धरातल की ठोस प्रॉपर्टी बनी होती है। अतः किसी भी चट्टान का निर्माण या एक से अधिक खनिजों के योग से बना होता है। दोस्तों अगर हम बात करें किसी सेल के निर्माण के बारे में, तो किसी भी चट्टान का निर्माण होता है तो वो एक या एक से अधिक खनिजों के यौगिक से बनी होती है। दोस्तों जो चट्टान कठोर होती है तो वो कठोर क्यों होती है, क्योंकि कठोर पत्थरों से, कठोर कणों से मिलकर अगर कोई संगठन बनता है तो वो एक सेल कहलाता है, वो एक पहाड़ी कहलाती है, बिल्कुल कठोर होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो संगमरमर का निर्माण केवल एक ही खनिज सोने के पत्थर से हुआ है। दोस्तों एक संगमरमर नामक एक पदार्थ है जिनका निर्माण सोने के पत्थर से होता है, ठीक है। बलुआ पत्थर भी एक ही खनिज चट्टान से बना होता है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसका निर्माण 3-4 खनिजों से होता है, जैसे कि अभ्रक की बात करें तो अभ्रक होता है वो 3-4 खनिजों के मिश्रण से बनता है। इसके बाद में फेल्सपार की बात करें तो ये भी अलग अलग मिश्रणों के मिलकर बनने से होता है। इसके बाद में ग्रेफाइट है, चट्टानें भी होती है, उसमें भी अलग अलग कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद में स्फटिक भी क्या होती है, अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। तो दोस्तों सेल की सामान्य परिभाषा आपने समझ ली होगी। दोस्तों अगर ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, तो पहले तो आप ये लिखना कि रूपांतरित सेल की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों रूपांतरित सेल की जो उत्पत्ति, आपको लिखना क्या है अब मैं वो बता रहा हूं, देखिएगा आप ये लिख देना कि सेल वे आवश्यक निर्माणकारी पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा पृथ्वी का निर्माण होता है या फिर पृथ्वी बनी हुई होती है। पृथ्वी की रचना सेलों से, सेलों की स्थिति, व्यवहार से और उन पर होने वाली क्रियाओं से हुई है, ये आप लिख देना। इसके बाद में भूवैज्ञानिक भाषा में बर्फ और जल को भी सेल समझा जाता है, ये लिखना।
इसके बाद में मिट्टी या अवसाद होते हैं, वो भी एक प्रकार के सेल कहे जाते हैं। मिट्टी होती है, मिट्टी जो रेत होती है उनमें छोटे छोटे क्या होता है कण होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर मिट्टी बनती है, ठीक है, रेत बनती है। तो रेत भी क्या एक ठोस पदार्थ है, तो वो भी क्या होता है ठोस पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। बिल्कुल दोस्तों सिंपल सिंपल लैंग्वेज आपको लिखनी है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है दोस्तों, देखिए चट्टान अपनी भौतिक स्थिति में, चट्टान जैसे कि मैं इसको इस पृष्ठ को मैं छू पा रहा हूं, यानी कि इसको मैं टच कर पा रहा हूं, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एक भौतिक वस्तु है, क्या है हमारे सामने जिसको हम महसूस करते हैं वो क्या होती है, भौतिक वस्तुएं होती है। तो दोस्तों जो चट्टान अपनी भौतिक स्थिति में, चट्टान अपनी वास्तविक स्थिति में वह पिंड होता है जिसके द्वारा धरातल की परपट्टी बनी होती है। दोस्तों अगर कोई ये परपट्टी, परपट्टी का अर्थ होता है ऊपर वाला भाग, ठीक है, तो परपट्टी धरातल की जो परपट्टी बनी हुई होती है तो उनके ठोस प्रॉपर्टी से बनी हुई होती है। भौतिक अवस्था में चट्टाने, भौतिक अवस्था में चट्टाने ठोस प्रॉपर्टी से मिलकर बनी हुई होती है। अतः किसी भी चट्टान का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। किसी भी चट्टान का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर, एक से अधिक कणों से मिलकर क्या होता है, सेल का निर्माण होता है, सेल के योग से बना होता है। योग क्या अर्थ हुआ, मिलकर, ठीक है। और उदाहरण के लिए संगमरमर का निर्माण, दोस्तों संगमरमर एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका निर्माण सोने के पत्थर से होता है। सोने के पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, सेल है, पत्थर है, ठीक है। संगमरमर का पत्थर होता है जिसका निर्माण सोने से होता है, ठीक है ना, तो ये आप लिख देना। इसके बाद में एक और बलुआ पत्थर एक ही खनिज चट्टानों से मिलकर बना होता है। इसके बाद में आप सीधे सीधे ये लिख देना, उदाहरण की आप बढ़ जाना, अब्रक है, फेल्सपार है, ग्रेनाइट है, चट्टान है, स्फटिक है, तो ये सभी उदाहरण होते हैं वो सेल पत्थर के होते हैं जो कि इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। यानी कि अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर सेल का निर्माण होता है, अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर सेल का निर्माण होता है, ये लिख देना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों चट्टान की परिभाषा। दोस्तों चट्टानों की परिभाषा, अब परिभाषा कर देते हैं चट्टानों की। देखिए अलग अलग विद्वानों के अनुसार, ऑर्थर के अनुसार परिभाषा है। इसके बाद में बारसेल्टर के अनुसार है, लोबेक के अनुसार है, नूप के अनुसार है, लेकिन इतना आपको लिखना नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको सीधे सीधे एक छोटी सी परिभाषा रट लेनी है। देखिए नूप के अनुसार, बिल्कुल छोटी परिभाषा, इसको याद कर लो। चट्टान वह पदार्थ है, नूप के अनुसार चट्टान वह पदार्थ होता है जिनसे पृथ्वी का बाह्य आवरण निर्मित हुआ है। जिनके द्वारा, चट्टान वो पदार्थ होता है जिनके द्वारा पृथ्वी की बाह्य आवरण, पृथ्वी का जो बाह्य आवरण है उसका निर्माण होता है, तो वही क्या होती है, सेल होती है। किसके अनुसार, नूप के अनुसार। बस इतना ही रटो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं चट्टानों के प्रकार। इसके बाद में देखते हैं चट्टानों के प्रकार। हम बढ़ते हैं चट्टानों के प्रकार। चट्टानों का अर्थ, कितने प्रकार की चट्टानें होती है इसको हम अब पढ़ेंगे। दोस्तों अंत तक बने रहना, अच्छी और इंटरेस्टिंग क्लास के रूप में आज की इस वीडियो को पेश कर रहे हैं। इसके बाद में भूपृष्ठ पर अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों आग्नेय चट्टानें, कैसी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके बाद में अगली चट्टान की ओर आगे बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानें लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अग्नि से होता है। दोस्तों आग्नेय चट्टानें कहां से उत्पन्न होती है, अग्नि से उत्पन्न होती है। लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है आग्नेय का अर्थ होता है अग्नि होता है। ये तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको लिख देना है, देखिएगा यहां पर आपको यह लिखना है कि सेलों का निर्माण, आग्नेय सेलों का निर्माण अग्नि के योग से हुआ है, परंतु वास्तविकता यह है कि आग्नेय की रचना तप्त एवं तरल मोग्मा के शीतल होने से होती है। दोस्तों यहां पर आपको यह लिखना है कि आग्नेय चट्टानों के बारे में पहला प्रकार आप ध्यान रखना, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों का निर्माण अग्नि के योग से। दोस्तों जब अग्नि, जमीन में से लार्वा निकलता है, जमीन के अंदर, जैसे मैं बात करूं जमीन के अंदर भाप बनती है, ठीक है, जमीन के अंदर भाप बनेगी तो वो एक लार्वा के रूप में, वो एक लार के रूप में इस प्रकार से वो आगे बढ़ेगी, चमकती हुई लार्वा होगी और उस लावा के कारण वो बाहर आ जाती है, जमीन को फाड़कर वो लावा बाहर आ जाता है और वो ठंडा हो जाता है, बाहर आकर वो लावा ठंडी हो जाती है, जिसके कारण सेल का निर्माण होता है। यानी कि जो थी तो क्या, अग्नि थी, लेकिन अग्नि के योग से, अग्नि के समूह से, वास्तविक अग्नि के योग से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। परंतु वास्तविकता यह है कि आग्नेय की रचना तप्त एवं तरल मोग्मा के शीतल होने, तप्त और तरल, दोस्तों तरल का अर्थ हुआ बिल्कुल जल जैसा तरल पदार्थ, ठीक है, बिल्कुल भिगा हुआ पदार्थ, तरल पदार्थ, लेकिन कैसा, तप्त, गर्म और भिगा हुआ पदार्थ,
गर्म और तरल पदार्थ मोग्मा के शीतल होने से, यानी कि तरल पदार्थ था तब तो था, और वो जैसे ही शीतल हुआ, ठंडा हुआ, तो एक क्या बन गई, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो गया। दोस्तों इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना है, और अगर आप चाहें मोग्मा के बारे में लिखना तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सर्वप्रथम सेल का निर्माण हुआ है, इसके बाद में आपको लिख देना है प्राथमिक सेल। इसके बाद में वैसे ऐसा विश्वास किया जाता है कि आग्नेय सेल का निर्माण पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के हर काल में होता रहा है। दोस्तों आपको ये पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है ना। आपको इसके बाद में ये लिखना है कि आग्नेय सेल का निर्माण पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के हर काल में होता रहा है, वर्तमान समय में भी इसका निर्माण हो रहा है। दोस्तों वर्तमान में भी इस तप्त पर्वत या फिर आग्नेय पर्वतों का निर्माण, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा पृथ्वी के अंदर से बाहर जमकर ठोस आग्नेय सेल का रूपांतरण ले, अभी मैंने बताया था दोस्तों, जमीन को फाड़कर जमीन में से बाहर निकलता है, गर्म गर्म लावा बाहर निकलता है। देखिए ज्वालामुखी उद्गार से गर्म एवं तरल, गर्म यानी कि एकदम गर्म, तरल यानी कि एकदम पानी जैसा। पानी, एक आप उदाहरण मान ली, ऑयल कैसे होता है, जैसे कि ऑयल को हम जमीन पर डालते हैं तो वो ऑयल कैसे धीरे धीरे बहने लगता है, उसी प्रकार से एक गर्म लावा होता है जो धीरे धीरे ऑयल की तरह बहने लगता है, और वो लावा पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर, पृथ्वी के अंदर थोड़ा जम जाता है और तथा उसके बाहर बाहर आता है, तो बाहर जम कर ठोस हो जाता है और आग्नेय चट्टानों का रूप धारण कर लेता है, तो वही आग्नेय चट्टानें होती है, यानी कि अग्नि के द्वारा इसका निर्माण। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं करते हुए आग्नेय चट्टानों की परिभाषा, विशेषताएं, एक दो विशेषताएं देखते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। कुल मिलाकर आग्नेय चट्टानें कठोर होती है, इसमें जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट हो पाता है, लंबे समय तक खुले रहने के कारण कभी कभी चट्टानें इतनी मुलायम हो जाती हैं कि फावड़े से आसानी से खोदी जा सकती है। दोस्तों कुल मिलाकर आग्नेय चट्टानें ठोस होती है। आग्नेय चट्टान, पहली आप विशेषता लिखना कि आग्नेय चट्टानें ठोस होती है तथा इनमें जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट हो पाता है। दोस्तों जो चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें, उनमें जल है वो अंदर नहीं घुसता है, चट्टानों के अंदर नहीं जाता है। लंबे समय तक खुले रहने के कारण कभी कभी चट्टानें इतनी मुलायम हो जाती है। दोस्तों लंबे समय तक बिल्कुल भीगी हुई चट्टानें रहती है, खुली हुई चट्टानें रहती है, जिनके कारण चट्टानें मुलायम हो जाती है और उसे फावड़े से बिल्कुल आसानी से खोदी जा सकती है। तो ये पहली विशेषता हो गई, आग्नेय लार्वा की पहली विशेषता हो गई कि उसे लंबे समय तक बाहर रखने पर वो एक फावड़े के समान, फावड़े से आसानी से खोदी जा सकती है, ऐसी मुलायम हो जाती है। ये पहली विशेषता हो गई, कठोर होती है, ये भी विशेषता होगी। इसके बाद में सेकंड विशेषता है, आग्नेय चट्टानें रेवेदार तथा दानेदार होती है। कैसी होती है? आग्नेय चट्टानें रेवेदार होती है और दानेदार होती है। ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में परंतु रेवों के बनावट में पर्याप्त अंतर होता है, रेवों के बनावट में पर्याप्त अंतर होता है, इसके आकार तथा रूप में पर्याप्त अंतर होता है, आकार और रूप में भी अंतर होता है, इसका क्रम भी भिन्न भिन्न होता है। कणों के बनावट मोग्मा के ठंडा होने की गति तथा स्थान पर आधारित होता है। दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उसके उनके आकार तथा रूप में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। दोस्तों चट्टानें होती हैं वो रेवेदार और दानेदार होती है। इसके बाद में रेवों की बनावट होती है, जो रेवेदार चट्टानें होती है उसकी बनावट होती है वो, उसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है, बिल्कुल अलग प्रकार की रेवेदार चट्टानें होती है और आकार तथा रूप में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है और इसका क्रम भी भिन्न भिन्न होता है, इसका क्रम होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। और इस कणों की जो बनावट होती है, जो चट्टानें रेवेदार हो या फिर दानेदार हो, उसमें कणों की जो बनावट है वो भी मोग्मा के ठंडे होने से, जो लावा होते हैं उसके ठंडे होने से उसकी गति तथा स्थान पर आधारित होती है, कहाँ पर वो रुकी हुई है इसके आधार पर होती है। इसके बाद में आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। दोस्तों आग्नेय चट्टानें होती है उसमें परतें नहीं पाई जाती है। जब लावा उद्गार क्रमशः कई बार होता है तो लावा की कई तहें एक के बाद एक जमा हो जाती है, फलस्वरूप परतों की आकांक्षा होने लगती है, परंतु वास्तव में परत नहीं पाई जाती। इसके बाद अगली चट्टानें आती हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। अवसादों के एकत्रित होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। यह शब्द, जो अवसादी चट्टानों वाला यह शब्द है, सेडिमेंट्री, लैटिन भाषा के सेडिमेंट्रियम शब्द से लिखा गया है, जिसका तात्पर्य नीचे बैठना, यानी कि कणों का नीचे बैठना, कणों का जम जाना ही क्या होता है? अवसाद कहलाता है या फिर सेडिमेंट्री कहलाता है।
वास्तव में चट्टान चूर्ण के एकत्रित होने और नीचे जम जाने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अभी हमने बताया कि वास्तव में देखें तो चट्टान चूर्ण के एकत्रित जो चट्टान होती है, जो पत्थर होता है, उस पत्थर के घिसने से चूर्ण बन जाता है, पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। तो पत्थर के टुकड़ों के एकत्रित होकर नीचे जम जाने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी शैल को परतदार इसलिए कहते हैं दोस्तों, अवसादी शैल को परतदार इसलिए कहते हैं कि इसमें अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती है। अवसादी शैल जो अवसादी शैल होती है उसको परतदार शैल भी कहते हैं। परतदार होती है, उसमें परतें पाई जाती है, क्योंकि इसमें अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती है। अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा परतों की टूट फूट से प्राप्त मलबा जल में जमा हुआ रहता है। दोस्तों, अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा चट्टानों की जो टूट फूट होती है, चट्टानें जो होती है ना वो टूट जाती है। चट्टानों से टूट फूट से प्राप्त मलबा होता है, जो भी चट्टानों की रेत होती है, चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं, मलबा होता है, वो जल में जमा हो जाता है। जल के अंदर क्या जमा हो जाता है और इस प्रकार लगातार एक ही तह के बाद दूसरी तह का जमा हो जाता है। जैसे कि एक बार कोई चट्टान टूटी तो एक ढेर बन गया, उसके ऊपर और चट्टान टूटी तो दूसरा उसके ऊपर ढेर हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार और चट्टान टूटी तो तीसरा उसके ऊपर ही ढेर हो गया। यानी कि ऊपर से ऊपर ढेर बनते जाने से क्या हो गया, अवसाद यानी कि परतों का निर्माण हो गया, जिस कारण भार बढ़ता जाता है। बढ़ते भार के कारण विभिन्न परतें संगठित होने लगती है, परतदार शैल की रचना चूर्ण हो जाती है। इस चट्टान की रचना के लिए आवश्यक पदार्थ प्राचीन चट्टानों की टूट फूट तथा विघटन वियोजन द्वारा प्राप्त होता है। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने भी इस अवसादी चट्टान के बारे में बताया, लेकिन अवसादी चट्टानें वही होती है जिसमें पत्थर के टूटने से, पत्थर के कंकड़ अगर कहीं पर ढेर बन जाते हैं तो वो ढेर कई सालों के बाद में पत्थर में परिवर्तित हो जाता है, तो वही क्या होती है, अवसादी चट्टानें होती है। दोस्तों, समझ गए होंगे अवसादी चट्टानों के बारे में। नहीं समझे तो एक बार पुनः रिपीट कीजिए वीडियो को, समझ में आ जाए। इसके बाद में देखिए अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अवसादी चट्टानों की विशेषताओं को हम पढ़ते हैं दोस्तों। अवसादी चट्टानें वैसे बात करें, पहली विशेषता, अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। अभी हमने बात की थी कि चट्टानों के टूटने से चूर्ण बनता है। जो छोटे छोटे कंकड़, जैसे कि कोई भी बड़ी चट्टान है, बड़ी चट्टान टूटी तो टूटने से बिल्कुल छोटी छोटी क्या हो गई, टुकड़े हो गए चट्टान के। तो चट्टानों के टुकड़े बिल्कुल छोटे छोटे रेत के समान टुकड़े हो जाते हैं, जो चूर्ण बन जाता है चट्टान का। तो उस चूर्ण तथा जो जीवाश्म होते हैं या फिर वनस्पतियों का जो ढेर होता है, उसके एकत्रीकरण से या फिर ढेर बनने से या फिर एकत्रित होने से इस चट्टान की एक विशेषता बन जाती है। इसका निर्माण ऐसे होता है। तो यानी कि चट्टान चूर्ण तथा जीवाश्मों और वनस्पतियों के एकत्रीकरण से इसका निर्माण होता है, पहली विशेषता होगी। इसके बाद में सेकंड विशेषता है कि अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में अवसादी चट्टानें पाई जाती। भूपृष्ठ का अर्थ हुआ यानी कि जमीन पर, ठीक है ना, भूपृष्ठ पर सर्वाधिक ये चट्टानें पाई जाती है। इसके बाद में थर्ड विशेषता होगी कि अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती है, परंतु यह शैल रेवदार नहीं होती है। दोस्तों, अवसादी चट्टानों का अर्थ हम बात करें, जैसे कि एक पत्थर टूटा तो एक ढेर बन गया, उसके ऊपर और ढेर बन गया, उसके ऊपर और ढेर बन गया, यानी कि ये परतें बन गई। क्या बन गई, परतें बन गई। ये ढेर बना, इसके 2 सालों बाद में ये ढेर बना, इसके ऊपर 3 सालों बाद में ये ढेर बना, यानी कि परतें बन गई। इसमें क्या होती है, परतें तो परतें पाई जाती लेकिन रेवदार नहीं होती। इस प्रकार जुड़ियों वाली रेवदार नहीं होती। इसके बाद में चौथी विशेषता बनती है कि आग्नेय शैल की तरह अवसादी शैल बड़े बड़े रूप स्थलों जैसे बैथोलिथ, लेकोलिथ आदि रूप में नहीं पाई जाती है। अवसादी शैल संगठित हो सकती है तथा असंगठित एवं ढीली भी हो सकती है। असंगठित हो सकती है यानी कि बिल्कुल चूर्ण, इस प्रकार शैल है, उसको अगर हम जोर से धक्का दे तो वो शैल बिखर भी सकता है, यानी कि सेल संगठित हो सकता है। अगर सेलों का संगठन होगा तो वो सेल टूटेगा नहीं, अगर संगठन सेलों का नहीं होगा तो वो क्या, असंगठित होगी, यानी कि ढीली भी हो सकती है। चट्टान का संगठन संयोजक तत्व तथा
खनिजों के ऊपर आधारित होता है, यानी कि उसका तत्व संगठन है, उसका जो संयोजन है वो वहां पर किस प्रकार का वो सेल गिरे उस आधार पर होता है। इसके बाद में अवसादी सेल क्षैतिज रूप से बहुत कम पाई जाती है। अवसादी सेल है वो क्षैतिज रूप में बिल्कुल कम पाई जाती है। इसके बाद में अवसादी सेल में परतें मोड़दार पाई जाती। परतें कैसी पाई जाती? इस प्रकार से मोड़दार परतें पाई जाती, इस प्रकार से मोड़दार परतें पाई जाती, थोड़ी थोड़ी मोड़ आती है इसमें ना परत के अंदर, है नहीं, जैसे कि मैंने अभी परतें बनाई, इसमें मोड़ है कि नहीं, तो इस प्रकार से मोड़दार परतें पाई जाती किसमें? अवसादी चट्टानों के अंदर। इसके बाद में अवसादी चट्टान की विशेषता में संधियों जोड़ों का पाया जाना। जोड़ खासकर संयोजन तल के लंबवत रूप में होते हैं। दोस्तों अगली तीसरी सेल आती है रूपांतरित सेल। कौन सी सेल? रूपांतरित सेल। दोस्तों अभी तक हमने 3 सेल पढ़ी, एक तो थी आग्नेय सेल, इसके बाद में अवसादी सेल और इसके बाद में रूपांतरित। अवसादी सेल भी थी और आग्नेय सेल भी थी और रूपांतरित सेल, 3 प्रकार की सेल अभी तक हमने पढ़ी है और समझी भी है, ठीक है। इसके बाद में रूपांतरित सेल को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें कौन सी परिभाषा हम इसको लिख सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं? देखिएगा, जब किसी भौतिक शक्ति एवं प्रक्रिया के प्रभाव से चट्टान के मूल रूप या फिर संरचना में परिवर्तन आने से जो नवीन चट्टान बनती है उसे रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब भी किसी भौतिक शक्ति यानी कि किसी बाहरी शक्ति, जैसे कि कोई पत्थर दूसरे पत्थर पर गिर गया, यानी कि एक प्रकार की भौतिक शक्ति होगी, जब किसी भौतिक शक्ति या फिर प्रक्रिया के प्रभाव से चट्टान की मूल रूप या फिर संरचना में परिवर्तन आने से जो नवीन चट्टान बनती है उसे रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। तो आप समझ भी गए होंगे कि किसी भौतिक शक्ति की प्रक्रिया के प्रभाव से, किसी भौतिक शक्ति के कारण किसी नवीन चट्टान का निर्माण होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। इसके बाद में सामान्यतः हम बात करें भौतिक शक्ति का अर्थ हुआ दोस्तों ताप है, दाब है, अगर कोई दाब पड़ता है या फिर ताप है, खींचाव हो सकता है, किसी चट्टान में खींचा हो सकता है, भार, रासायनिक प्रक्रिया के प्रभाव से भी पूर्व की किसी प्रकार की चट्टानों में बनावट, फिर स्वरूप, खनिजों का पुनर्गठन एवं भौतिक लक्षणों में परिवर्तन आता रहता है। दोस्तों भौतिक लक्षणों के अंदर भी परिवर्तन आ सकता है। बाहरी जो शक्ति होती है, ताप बढ़ता है तो भी चट्टान में फर्क पड़ता है, अगर चट्टान पर दबाव पड़ता है तो चट्टान टूट भी सकती है और नई चट्टान का निर्माण हो सकता है। इसके बाद में खींचाव होगा, अगर किसी चट्टान में खींचाव होता है, अगर कोई चट्टान खींचने लगती है तो क्या होता है? उसमें नवीन चट्टान का निर्माण हो जाता है, टूट जाती है चट्टान। इसके बाद में भार अगर चट्टान में पड़ता है तो भी क्या होता है? एक नवीन चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो यही क्या होती है? रूपांतरित, एक रूपांतरण होना या फिर कायांतरण होना, तो वही क्या होती है? रूपांतरित चट्टानें होती है। आप अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में इसके फलस्वरूप आग्नेय और अवसादी चट्टानों पूर्व की कायांतरित चट्टानों से पूर्णतः नवीन चट्टान बन जाती है। यानी दोस्तों किसी पहले से चट्टान बनी हुई है, उस पर किसी बाह्य चट्टान का दबाव पड़ने से, बाह्य चट्टान का खिंचाव पड़ने से कोई नवीन चट्टान परिवर्तित हो जाती है तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। बिल्कुल सरल परिभाषा है। दोस्तों आज के इस वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझा। दोस्तों अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो अपने दोस्त के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार से मोटिवेट होकर आप सभी के हित के लिए एक अगली क्लास आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।